हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने 2022 के लिए थे, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसके। तो उसमें लगभग हमने क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम देखेंगे उनके 10 क्वेश्चंस, ताकि हम उसकी एनालिसिस कर पाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ, जिससे कि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस और सब्जेक्ट्स को तैयार करें। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है 71। भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो वो हमारा जो काम करता है वो है श्रम ब्यूरो। तो ये सारे काम करता है श्रम ब्यूरो। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भारत में कोयला नियंत्रण संगठन मतलब कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO मतलब इसको बोलते हैं कि क्या भूमिका है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। तो ये एकदम सही है। और जो दूसरा है वो है यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरन करता है, ये भी सही है। और जो तीसरा है ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, तो ये भी सही है। और जो चौथा है ये सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ये जो फोर्थ ऑप्शन हो गया ये हो गया गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1, 2 और 3, पहला ऑप्शन सही है। और अगला जो क्वेश्चन है 73, मतलब आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, और यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। जो कि पहला है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऑप्शन है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जो चौथा है वो है, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो जो इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि जो C ऑप्शन है ये भी गलत है और D है ये भी गलत है और जो A है वो कहीं ना कहीं गलत है। जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा B होगा, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। और तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 4th नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी आपको सही बताना है। तो पहला ऑप्शन है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नवप्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। जो कि दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा इसका हमारा D ऑप्शन सही होगा। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो देख लेते, जो इसमें 1986 के अधीन गठित किया गया था वो था हमारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। तो इसमें सही ऑप्शन होगा वो हमारा C ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है वो है 76, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला ऑप्शन है यह है, संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। और जो दूसरा ऑप्शन है, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। जो तीसरा ऑप्शन है कि ये महासभा के अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। जो कि इसमें सही ऑप्शन हो गया वो हमारा केवल 3 हो गया, जो कि एकदम सही है। बाकी जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं उसको और वहाँ से टेलीग्राम पर आपको ये को नोट्स वगैरह PDF वगैरह मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 77 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है वो है, ध्रुवीय जलराशियों के परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। दूसरा ऑप्शन है कि यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के
देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। जो तीसरा वो है कि यह उत्तर ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। जो चौथा है कि यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है हमारा ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 78। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करता है। जो दूसरा है अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो तीसरा है यह है कि यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा 1, 2, 3 मतलब डी ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 79। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही बताना है आपको। तो देख लेते हैं जो पहला ऑप्शन है वो है चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। जो दूसरा है वो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। जो तीसरा है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। जो चौथा है वो इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो जो इसमें सही आंसर है वो हमारा 1 और 4 है, मतलब चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है और इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। इसमें सही आंसर वो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 80 नंबर का है। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है या वर्णन है। पहला ऑप्शन है वो है मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। दूसरा है कि किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक या पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। जो तीसरा ऑप्शन है वो कि आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। और जो चौथा है वो कि किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा ए होगा। इन वॉशिंग जो शब्द है उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया इसमें ए। तो ये हो गए लगभग 10 क्वेश्चन आज के। और चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।